Welcome to my channel Rakshak. Physics made easy for humanities students. In this series, I had launched a video which was covering the subject electromagnetic spectrum. We are basically concerned about the art students, humanities students who have a satisfactory type of grip over the science subjects. In fact, I am not going into the details of the subject as such, that is the numerical problems and their solutions. But we are touching upon the bare facts which must be known to a student of humanity if he has to clear the competitive exam, in which science questions are generally based on physics, chemistry, and biology. So, in the series ahead, now we are talking about radioactivity, alpha, beta, gamma rays, nuclear fusion, nuclear fission, X-rays, radioactive decay, radioactive carbon dating. These are the minor topics with which we should have some kind of knowledge, and I hope that there may be one or two questions out of this subject. So in the previous video we had studied about the electromagnetic spectrum, EMS, electromagnetic spectrum. This electromagnetic spectrum was basically divided into 7 parts, that is gamma rays, X-rays, ultraviolet rays. Gamma rays, X-rays, ultraviolet rays invisible, दिखाई नहीं देती हैं. उसके बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम था विबग्योर का. दिस इज विजिबल टू आई. उसके बाद हमारा था इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एटसेट्रा. इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की थी, दैट इज 700 नैनोमीटर. वायलेट रेज की थी 400 नैनोमीटर. और नीचे वाली जो रेस आ रही हैं गामा से अल्ट्रावायलेट, इनकी 1 to 400 नैनोमीटर्स. और ऊपर इंफ्रारेड जा रही हैं ये 700 to 1 नैनोमीटर. This much we had learned in the previous video. Now we are focusing on gamma rays, बीटा रेस, अल्फा रेस. सबसे पहले हम समझेंगे अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस. इसको समझने के लिए आपको एक लेड कंटेनर लेना पड़ेगा. ये लेड का कंटेनर है, पीबी उसका सिंबल है. ये लेड कंटेनर है, इसमें सोर्स है. सोर्स का मतलब ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशंस छोड़ता है.
यूरेनियम भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, प्लूटोनियम भी हो सकता है। अब वैज्ञानिकों ने यह देखा कि इसमें से 3 प्रकार की रेस निकलती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था कंटेनर के दोनों तरफ। तो जो हमारी अल्फा रेस थी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रेस थी, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गई। बीटा रेस पॉजिटिवली चार्ज थी, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गई। और गामा रेस बेसिकली फोटॉन्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सीधी ट्रेवल कर गई। दिस वाज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कंटेनर बाय द साइंटिस्ट। फिर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से मेजर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारे सेम रिजल्ट आए कि जो अल्फा रेस थी वो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चली गई, अल्फा रेस थी वो पॉजिटिव की तरफ चली गई, बीटा रेस नेगेटिव की तरफ चली गई और गामा रेस सीधी चली गई। अब हम ये समझेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव रेस है, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, फॉर दैट मैटर एक्स रेस ऑल्सो, ये रेडियो एक्टिविटी होती कैसे है? रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना इन विच one element splits up or disintegrates and brings out a new element as well as energy is released. तो रेडियो एक्टिव जो है एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जिसमें अचानक डिसइंटेग्रेशन होती है और डॉटर एटम्स बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि एटम क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एटम है तो वो 2 भाग में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं न्यूक्लियस और उसके बाहर वाले भाग को बोलते हैं ऑर्बिट्स। जैसे हम सोडियम एटम है, सोडियम एटम Na is represented by 11 atomic number and 23 atomic mass। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और ऑर्बिट्स जो होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार के एल, एम और एन शेल में बटे हुए होते हैं। यानी बाहर वाले जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर उसको हम नोमेनक्लेचर से के, एल, एम, एन शेल्स कहते हैं। अब इसमें जो शेल्स है इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे इसको हम 2n² फार्मूले से जानने की कोशिश करते हैं। पहला शेल के है तो 2 × 1 × 1 = 2। दूसरा शेल L है
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तीसरा शेल m है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 16। चौथा शेल हमारा 4 है, n इज 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यहां पे आएंगे, दो हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। K can sustain only 2 electrons. L can sustain 8 electrons. M can sustain 16 electrons. And N shell can sustain 32 electrons. जब इनमें KLMN में 2, 8, 16, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये स्टेबल रहते हैं। अगर इनसे कम हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर इनके पास ज़्यादा हैं तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका अनस्टेबल हो जाता है। अब हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। सोडियम एलिमेंट में व्हाट इज द एक्चुअल स्टेट। सोडियम एलिमेंट में हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद सेकंड शेल में हमारे पास 8 आ गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और थर्ड शेल में हमारे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें सोडियम को 15 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में और दिए जाएं तब ये स्टेबल हो सकता है, अन्यथा ये अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, NaCl, जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। तो ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसका एटॉमिक मास है 23। तो अभी आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रॉन्स, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। हम बात कर रहे थे एटम में 2 बेसिकली पार्ट्स हैं किसी भी एटॉमिक पार्टिकल के। नंबर 1 इज द न्यूक्लियस एंड नंबर 1 इज द आउटर शेल विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होती है। दे आर बेस्ड ऑन द आउटर शेल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस पर बेस्ड होती है। अल्फा बीटा गामा रेस जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, गामा पर कोई चार्ज नहीं है। गामा की रफ्तार लाइट के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार के बराबर है। आपने देखा कि गामा रेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरफ डाइवर्ट नहीं होती हैं, दे ट्रेवल स्ट्रेट, whereas alpha beta rays are deflected towards the opposite side. That is, alpha is positively charged, it will get deflected towards the negative charge. Beta is negatively charged, it will get deflected towards the positively charged plates.
Why X-rays are called as X-rays? X-rays are called as X-rays because the German scientist who was observing the phenomena of these rays, he observed that some of the rays are coming out of the source, and at that time he could not make out what should I call these rays. He named it as X-rays. जैसे हम मैथमेटिक्स में x की वैल्यू ले लेते हैं, उसी प्रकार से उसने X-rays का नाम, जो रेस निकली उनका नाम X-rays रख दिया। आपने एक्सरे में देखा होगा कि एक्सरे बोन और जॉइंट जब टूट जाते हैं तो उसका एक्सरे लेते हैं, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट पोर्शन आपको एक्सरे में दिखाई देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज बाय ईच पार्ट, सॉफ्ट पार्ट एज वेल एज हार्ड पार्ट। देयरफॉर यू सी two colors of light in the X-ray, that is black color and luminous color. अब आपको बताएंगे हम कि ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसका एटॉमिक मास 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। जब इसका डिसइंटेग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, तो इसमें थोरियम 90 और 234, यानी उसका एटॉमिक नंबर 90 और एटॉमिक मास 234, और साथ में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 रिलीज होते हैं। ये जो हीलियम है ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल है। हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट अल्फा पार्टिकल released during the radioactivity is generally represented by dash dash dash. You have to write helium 2 He2 4. Similarly, radioactivity में अब हम आगे चल रहे हैं, तो कार्बन एक आइसोटॉप है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 14 है। तो जब ये डिसइंटेग्रेट होता है तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें आप नोट करेंगे कि ऊपर वाला एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास इज 14 इन बोथ द केसेस, दैट इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो डिफरेंस इज चेंज इन एटॉमिक नंबर 6 and 7. This is basically beta particle. This is beta particle. This is alpha particle. And gamma rays we have already taken care of, that it goes straight without any kind of deflection, and it has got most penetrating power. जैसे एल्युमिनियम शीट रख दी जाए तो एल्युमिनियम शीट से अल्फा रेस कुछ मिलीमीटर तक ट्रेवल कर पाएंगी, 0.33 मिलीमीटर तक। उसके बाद बीटा रेस ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगी और गामा रेस उसको पार कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी हैंडल दिस रेडियो एक्टिविटी मटेरियल, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, इनको हैंडल कैसे करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को? तो इनको लेड के कंटेनर में रखा जाता है। और जो
इंसान काम करते हैं यहाँ पर, उनको लेड के एप्रॉन्स पहनाए जाते हैं। जब न्यूक्लियर मटेरियल वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, तब भी इनको ले जाने के लिए हमने स्पेसिफाइड प्लेसेस रखी होती, जो ओल्ड माइंस वगैरह हैं, जिस एरिया में कोई नहीं जाता है, उस एरिया में हम जा करके इनको दबाते हैं ताकि इनका रेडियो एक्टिव लेवल कम से कम हो। अब हम समझेंगे न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको समझाएंगे सन के द्वारा। सन में जो एनर्जी बन रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बन रही है। 1H2 प्लस 1H2 हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स, दो एटम्स, एक हीलियम एटम को बना रहे हैं। इस फिनोमिना को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब है जुड़ना। जब दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, हीलियम एटम तैयार हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। In fact, scientists are still studying that how this energy can be replicated on the earth. Nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन का मतलब है डिसइंटेग्रेशन। एक यूरेनियम पार्टिकल है, एटम है, इसको डिसइंटेग्रेट किया जाता है थोरियम, और साथ में हमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ये न्यूक्लियर फिशन है। जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इन न्यूक्लियर फिशन वी आर डिसइंटेग्रेटिंग, whereas in nuclear fission it is a fusion of two atomic particles. अब हम समझना चाहेंगे कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इनमें क्या अंतर है? आइसोटॉप्स, आइसो दोनों में मतलब है सेम। आइसो का मतलब है सेम, टॉप्स का मतलब है नंबर, और बार का मतलब है मास। तो आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, और आइसोबार ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आइसोबार में अगर एटॉमिक मास सेम है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम बातचीत कर रहे थे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, आइसो का मतलब सेम होता है, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर, और बार्स का मतलब एटॉमिक मास। तो अब आप देखेंगे कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तीनों में 666 है, परंतु मास उसका 12, 13 और 14 हो रहा है। तो ये आइसोटॉप्स है। इसी प्रकार से आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम,
इनमें जो एटॉमिक मास है वो 40 है तीनों में, परंतु इसका एटॉमिक नंबर 19 और 20 है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से नीचे नीचे है वो आइसोटॉप्स में आते हैं, जिनमें से कोबाल्ट एक आइसोटॉप है जो कि हम मेडिकल थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करेंगे 5, 5, 6, 8 ईयर्स। ये मैंने नंबर क्यों चुना है 5, 5, 6, 8 ईयर्स? 5, 5, 6, 8। ये रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में काम आता है। ये नंबर हमारा किस में काम आ रहा है? रेडियो कार्बन डेटिंग में। C14 इसको बोलते हैं, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग। इसमें हम लाइफ निकालते हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स काफी पुराने समय में ऑर्गेनिक मैटर के पश्चात डेड हो गए और डेड होने के बाद दब गए, तो उनकी हाफ लाइफ से निकाल करके हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि कितने टाइम पीरियड पहले इनके साथ ऐसा फिनोमिना हुआ था। तो ये कार्बन की हाफ लाइफ जो है 5, 5, 6, 8 ईयर है। इसकी वैल्यू से हम कार्बन डेटिंग फिनोमिना में मेजरमेंट करते हैं, खास तौर पे फॉसिल्स की, और जिस ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी भी बोलते हैं। और इसमें हम निकालते हैं कि कितने वर्ष पहले कोई प्लांट या कोई बड़ा जानवर कंप्रेस्ड हो गया था और फॉसिल बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमने अब कोशिश की है सीखने की कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। जनरल नॉलेज में आपने पढ़ा होगा चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। वेयर इज चेरनोबिल? चेरनोबिल वॉज इन यूक्रेन, इन रशिया। इसका न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में हुआ। रेडिएशंस काफ़ी फैल गई और अभी भी ये एक रेडिएशंस का हॉटस्पॉट है। इसके बाद आपने न्यूक्लियर डिजास्टर सुनामी के टाइम पढ़ा होगा, फुकुशिमा जापान का। आजकल बातचीत चल रही है कि उसका पानी, न्यूक्लियर वेस्ट पानी कहाँ डाला जाए। यह एक चर्चा का विषय है। अगर हम ये पूछें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडिएशंस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो इफेक्ट हो सकता है अब बर्न इंजरीज हो जाना, नाक कान से खून निकलना, कंफ्यूज हो जाना, मर जाना इत्यादि। अगर गामा रेस है तो बहुत जल्दी 2 मिनट में इंसान की डेथ हो सकती है। अब इसमें कौन सा पौधा या किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सीवीड्स, स्पिरुलिना इत्यादि, वाटर ट्रीटमेंट इत्यादि से ट्रीटमेंट की जाती है। तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया, और रेडियो एक्टिविटी से कंसर्न अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, एक्स रेस, आइसोटॉप्स, आइसोबार, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन इत्यादि के बारे में आपसे बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, खास तौर पे उन व्यक्तियों को जिनका साइंस में ज्ञान कम है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल
रक्षक। जय हिंद, थैंक यू।